हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ओनली टू कमोडिटी, यानी कि एक ऑर्डिनल अप्रोच। देखो, दो प्रकार की अप्रोच होती है, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जहां हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, और ऑर्डिनल मतलब जहां नंबर नहीं चलते। जैसे मैंने आपको बोला गुड और वेरी गुड, इनमें से वेरी गुड बहुत अच्छा है और गुड उससे थोड़ा कम अच्छा है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कितना कम अच्छा है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वेरी गुड इज बेटर देन गुड, बट हाउ मच हमें नहीं पता। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, जहां पर प्रेफरेंस दी जाती है कि ये पुराने वाले से बेहतर है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके अंदर हमने यूटिलिटी को मेजर करना सीखा कि पहले हमें 100 यूटिल का मिल रहा था, फिर 80 का मिल गया, फिर 70 का मिल गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या रियल लाइफ के अंदर हम किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा सर आज तक तो हमने ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में भी ये बात मानी गई है कि यूटिलिटी को नंबर्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानियां हैं। और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनल अप्रोच का जन्म। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या है और कैसे काम करती है, ध्यान से देखना। जब ऑर्डिनल अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं, तब हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ती है, और उस ग्राफ को नाम दिया गया है इंडिफरेंस कर्व। क्या बोला गया है? इनडिफरेंस कर्व। इसका नाम देखना, इन डिफरेंस, यानी कि नॉट डिफरेंस। एक ऐसा कर्व जिसके सारे पॉइंट्स पे सेटिस्फेक्शन बराबर है। इस चैप्टर में यहां से आगे जब हम चल रहे हैं, तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इसको लेने से हमें 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, 80 का मिला। हम ज्यादातर केसेस में ये बोलेंगे कि पहले बहुत अच्छा लगा, फिर थोड़ा कम अच्छा लगा, फिर थोड़ा और कम अच्छा लगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं ये कर्व कैसा है। तो देखो भाई, ये कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या बताता है? इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। हमने इससे पहले एक कर्व पढ़ा है जिसको हम बोलते थे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक ऐसा कर्व जो हमें यह बताता है कि हम कैसे कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारे पास सेम लेवल के रिसोर्सेज हैं तो। ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व हमें यह बता रहा है हम कैसे कैसे खा सकते हैं, कैसे कैसे कंजम्पशन कर सकते हैं। यानी इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड है आपके पास, गुड वाई, गुड एक्स। ये दो गुड है हमारे पास और हमें इन दोनों का कंजम्पशन करना है। पर देखो, ग्राफ तभी बनता है जब कोई लिमिट होती है। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लिमिट थी कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमने एक लाइन बना दी थी ऐसे। मैं लाइन बनाऊं यहाँ पे, ऐसे एक लाइन बना दी थी, तो वो बता रही थी कि ये जो लाइन है ये हमारे रिसोर्सेज हैं, कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाने के लिए भी हमारे पास कोई एक लिमिट होनी चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व में जो लिमिट है वो होती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि हमारा सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं, आप बेहतर समझ पाओ। मान लो हम बाजार में गए और हमारे सामने दो चीजें हैं, एक पाव भाजी है, एक मोमोज है। ठीक है। तो मैं एक प्लेट पाव भाजी खाऊं और 6 प्लेट मोमोज खाऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुशी खुशी घर जाऊंगा कि मैंने सब खा ली, क्योंकि मुझे मोमो ज्यादा पसंद है। या फिर मैं 3 प्लेट पाव भाजी खाऊं और 2 प्लेट मोमोज खाऊं, तो भी मैं खुशी खुशी जाऊंगा। दोनों केसेस में मेरा पेट भरा रहेगा, किसी भी केस में ज्यादा नहीं भरेगा, किसी भी केस में कम नहीं भरेगा। यानी कि आइदर आई प्रेफर 1 and 6 और 3 and 2। इन दोनों केसेस में मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों केसेस में आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला? क्या मिला है? सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 1 और 6 ये हो गया 7, 3 और 2 ये हो गया 5, ये कहां सेम है? सेम है बिल्कुल, क्योंकि हमने ये नहीं बोला है कि आप यूनिट उतनी ही खा रहे हो, हम ये बोल रहे हैं सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल रहा है। मुझे पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने जैसे ही 1 प्लेट और खाई मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पाव भाजी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए पाव भाजी खाने के बाद मोमोज की कम जरूरत पड़ रही है। पॉसिबल है, से ऐसा नो। ठीक है। इसको और समझेंगे अभी अपन जब इंडिफरेंस करके प्रॉपर्टी करेंगे। अभी आप ऊपर ऊपर से इतना समझो कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। एक ऐसा कर्व जो बताता है कि आप दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो,
और इनको कंज्यूम करने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन सेम है। सेम का मतलब मान लो पॉइंट ए है, यहां पर आप इतना यूनिट ऑफ गुड y ले रहे हो और इतना यूनिट ऑफ x ले रहे हो, ऐसा मान लेते हैं, एक इसका 6 इसका। तो एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं मैं, मान लो ये लेने से आपको 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझाने के लिए यूटिल वर्ड यूज किया, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, जहां पर हमारा y जो है वो कम हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया, और x बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये मान लेते हैं ये दोनों। तो यहां पर भी इन टोटल मुझे 100 का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंट नाम क्यों है? नॉट डिफरेंट। ये लेवल का सेटिस्फेक्शन और ये लेवल का सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सेम होगा। दोनों में फर्क क्या है कि यहां पर 1 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी चल रही थी, यहां पर 3 और 2 हो गए। यूनिट्स का डिफरेंट है, बाकी टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा सेम रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट हो, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, अगर इस कर्व पे है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चल रहा है जो बाकी पे होगा। अगर इस पे 100 है तो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सब पे 100 होगा। बस फर्क क्या है कि मेरे को अगर एक गुड़ को खाना है तो दूसरे को मुझे कम करना पड़ेगा। अब इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझने के लिए एक लॉजिक है जो कि आपको दिमाग में बिठाना है। अगर आपने वो लॉजिक बिठा लिया, बहुत बढ़िया तरीके से सारी प्रॉपर्टी समझोगे। मैं इसको मिटा दूं, साइड ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, बाकी नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। देखो, ये मानते हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व है, IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, ये है मेरा ए यूनिट, ठीक है। मैं इतना y ले रहा हूं और इतना x खा रहा हूं। अब मेरी बात समझना, मैं x थोड़ा कम खा रहा हूं, मुझे लगा x और खाते हैं। तो एक चीज लॉजिक सोचो, अगर मुझे x और खाना है, मान लो मैंने एक प्लेट मोमोज और ले ली, तो उस प्लेट को लेने से मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना। कोई भी चीज अगर कंज्यूम कर रहा हूं तो उससे मेरा सेटिस्फेक्शन अब जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने x को बढ़ा के मान लो इतना कर दिया, तो मैं यहां से x को यहां ले आया, तो अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं तो ये तो बाहर निकल गई, बाहर निकल गई ना। देखो, अगर मैंने x को बढ़ा दिया तो बाहर निकल गई, मतलब अगर यहां पे मेरा 100 का सेटिस्फेक्शन था तो यहां पे मेरा मान लो 125 का हो जाएगा। तो गड़बड़ हो गई, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो गया, यानी कि मजा ज्यादा आ गया। हम ज्यादा मजा नहीं लेना, अपने को उतना ही मजा लेना। तो उतना ही मजा लेने के लिए मैं क्या करूंगा, y के यूनिट को कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? y के यूनिट को कम कर दूंगा। इट इज एज गुड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में करते हैं ना, कि अगर मुझे एक और चीज को प्रोडक्शन करना है तो मुझे दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जेब में पैसा उतना ही है। इसी प्रकार से अगर मुझे एक और यूनिट ऑफ x लेना है तो मुझे y को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेट लिमिटेड है, मेरे को उतना ही खाना है। तो अगर मैंने चावल ज्यादा खा लिया तो रोटी कम खानी पड़ेगी। ठीक है, दो वजह से, एक तो मेरा पेट लिमिटेड है और दूसरा ये है कि सेटिस्फेक्शन भी तो नाम की चीज है ना। ठीक है, तो यहीं से एक प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आईसी स्लोप्स नेगेटिवली। जो मैंने अभी बोला वो आईसी स्लोप्स नेगेटिवली का ही पार्ट है। अब ये नेगेटिवली वर्ड का मतलब समझो, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर टीचर आपको नेगेटिवली वर्ड नहीं समझाते क्या होता है, वो बस आपको स्लोप्स का बता देते हैं। नेगेटिवली का मतलब क्या है? गिरता हुआ। इंडिफरेंस कर्व हमेशा गिरेगा, ये उठेगा नहीं, गिरेगा ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अगर मुझे एक चीज यानी कि x का कंजम्पशन बढ़ाना है, यहां तक लाना है, तो मुझे y के कंजम्पशन को जबरदस्ती कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पेट में उतनी ही जगह है, ज्यादा जबरदस्ती ठूसना नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि गुड y को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, कम करा जा रहा है, ताकि मैं गुड x को क्या कर सकूं, बढ़ा सकूं, इंक्रीज कर सकूं। समझ में आ गया? जब हम पीपीसी में ये बात कर रहे थे तो हमने वहां पीपीसी के इस पॉइंट को बोला था एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब इंडिफरेंस कर्व कर रहे हैं तो हम कोई सामान बना तो नहीं रहे, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा, बस हम एक की जगह दूसरा खा रहे हैं। तो यहां पर उसका नाम बदल के हो जाएगा एम आर एस। एस का मतलब सब्सटीट्यूशन, यानी कि मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं,
जैसे क्रिकेट में होता है ना कि भाई एक प्लेयर को लग गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया फील्डिंग करने के लिए, यानी कि उसकी जगह दूसरे को बुला लिया। सिमिलरली कंजम्पशन में हम एक्स को और ले रहे हैं, वाई को कम कर रहे हैं, तो वाई की एक प्लेट पाव भाजी छोड़कर मैं मोमोज पे शिफ्ट हो रहा हूं। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। और इसका कैसे लिखते हैं इसको? इसको भी वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने एमआरटी को लिखा था, डेल वाई बाय डेल एक्स नेगेटिव। डेल, ये इसका मतलब क्या होता है? डेल, डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का लॉजिक क्या है? कोई बताएगा क्या है लॉजिक? लॉजिक बड़ा सिंपल है कि y को कम करेंगे, x को बढ़ाएंगे। सर एक बात बताओ, हम उल्टा क्यों नहीं चलते? x को कम करते हैं, y को बढ़ाते हैं, तो भी तो वही प्रोसेस चल रहा होगा। सीधी सी बात है, एक पाव भाजी की जगह मोमो, मोमो की जगह पाव भाजी, दोनों ही लॉजिक है। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, पर बेसिकली डायग्राम में इसको हम नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यानी हम डायग्राम को जब भी पढ़ते हैं, आप बनाने को तो उल्टा बनाओगे तो ये वापस आ जाएगा, सी से बी पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एक्स को कम करके वाई को बढ़ाते हो तो हम यहां पर आ जाएंगे बी पॉइंट पे, बात वही है। पर जब हम डायग्राम को रीड करते हैं, डायग्राम को पढ़ते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट के प्रोसेस को ही समझाते हैं कि हमेशा ही लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है, यानी यहां से यहां चल रहा है। तो हमने क्या बोला? अगर डायग्राम को यहां से आगे बढ़ना है, यहां तक पहुंचना है, तो इसको y को कम करना पड़ेगा ताकि वो x को बढ़ा दे। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी। तो नेगेटिवली का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये गिरता जा रहा है। हमेशा याद रखना, मेरा एक टीचर था जब मैंने हमारी पुस्तक बनाई थी ना, ये वाली, ये ठीक है, मिल जाएगी आपको 7690041256, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ठीक है, तो जब ये पुस्तक मैंने बनाई थी तो हमारे एक अध्यापक थे, हमारे शहर के बहुत नामी गिरामी इकोनॉमिक्स के अध्यापक थे। तो उनको मैंने दिखाया था ये बुक कि सर ये बुक है। तो उन्होंने मेरी बुक में एक छोटी सी गलती निकाली थी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत काम की गलती थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने ये डायग्राम बना दिया। उन्होंने बोला तेरा डायग्राम गलत है। मैंने कहा सर कैसे? बोले ये देखिए, जब भी आप डायग्राम बनाते हो आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल को ध्यान रखना है। बोले तेरा अगर डायग्राम में हल्का सा उठाव है ना, यूं करके ये यूं है, तो ये जो उठाव है ये कहां से आया? उठाव का मतलब क्या हो गया? तुझे एक्स भी ज्यादा मिल रहा है, वाई भी ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दिन के बाद से मैं हमेशा डायग्राम, देखो आप नीचे की तरफ ही गिर रहा है, कभी ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो डायग्राम्स में टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट समझ गए, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि साहब ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, तो आप बोलोगे साहब एमआरएस चलता है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, सब ये कॉनकेव ही क्यों, कॉन्वेक्स ही क्यों है? यानी कि आप जब डायग्राम बना रहे हो, बड़ा भारी डायग्राम हो गया अपना, तो ऐसा ही क्यों बनाया? पीपीसी की तरह क्यों नहीं बनाया? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया? ऐसा ही क्यों बनाया? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी डायग्राम किस शेप में बनेगा, वो शेप डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। लिख लो इसको, क्या बोला? किसी भी डायग्राम का शेप डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। यानी कि एमआरएस अगर इसका स्लोप है, तो एमआरएस कैसे कैसे बदल रहा है। ठीक है, कैसे कैसे बदल रहा है इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। पहले ये समझो, पीपीसी का स्लोप था एमआरटी। पीपीसी ऐसा था, क्यों था? क्योंकि एमआरटी बढ़ रहा था, पहले 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो कम हो रहा हो। क्या होगा? कम हो रहा होगा। 5:1, 3:1, 2:1, 1:1। नाउ द सवाल इज व्हाई? कम क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा? तो लॉजिक से समझते हैं, एक बेहतरीन सा टेबल है मेरे सामने, लॉजिक लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन रखते हैं, कॉम्बिनेशन 1, ए बी सी डी ई। जिन लोगों के पास मेरी पुस्तक है माइक्रो की, बेटा यू आर फ्री टू यूज दैट बुक, और पेज नंबर ये होगा 18 नंबर है पेज, उस पर आपको मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, तो देख लो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोला जबरदस्ती लेनी, पसंद आएगी, जब लोग पसंद आएगी, मजा आएगा। डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डेमो देख लेना उसका। गुड वाई, गुड एक्स, और डेल वाई, डेल एक्स, डेल एक्स है भाई,
और MRS। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम है। ठीक है, हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि दो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं। एक लेते हैं सादा बिस्किट, ठीक है, BU बिस्किट CUIT, अरे बारे बिस्किट लिखना ही भूल गए हम। ठीक है, एक लेते हैं हम मैगी। ठीक है, तो दो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक है बिस्किट, एक है मैगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम 20 यूनिट्स ऑफ बिस्किट ले रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ मैगी ले रहे हैं। ये सेम एग्जांपल मेरी बुक में भी है, तो समझने में आसानी रहेगी आप। ठीक है, देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, 20 यूनिट बिस्किट की खा रहे हैं और 1 यूनिट मैगी की खा रहे हैं, तो आपका पॉइंट करीब यहां बनेगा। ठीक है ना, 1 और ये 20। अभी ग्राफ में बनाऊंगा, आराम से अपन पॉइंट को जोड़ते हैं। लॉजिक समझना, लॉजिक बड़ा खतरनाक है, यहाँ 2-3 लॉजिक एक साथ चलेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, तो मैं 20 यूनिट ऑफ बिस्किट खा रहा हूं, 1 यूनिट ऑफ मैगी खा रहा हूं। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, जिस चीज को मैं ज्यादा खा रहा हूं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? बड़ा बेहतरीन सवाल है। जिस चीज को मैं लगातार कंज्यूम कर रहा हूं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा ज्यादा होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो पानी से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जो चीज हम कम खाते हैं, कभी कभी शादी का खाना खाया, उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो हमने एक लॉजिक पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी चीज को लगातार कंज्यूम करते रहो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिस्किट जब मैं 20 पैकेट खा लूंगा तो भैया मेरा बिस्किट का कोटा हो जाएगा पूरा। तो मानते हैं कि बिस्किट को खाने से, अरे फिर स्पेलिंग आ गई, BUSCUIT, अरे वाह आ गई मेरे को स्पेलिंग, चलो हाँ। तो बिस्किट को खाने से मुझे 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, लॉजिकली ऐसा लिखते नहीं है, पर आपको समझ आ जाएगा बहुत बेहतर। ठीक है ना, और मैगी जो है वो मैंने एक ही प्लेट खाई है, एक ही प्लेट खाई है अब तक। तो उससे सेटिस्फेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा मिल रहा है, मेरे को अच्छी लगती है। एक ही प्लेट आई है नबी नसीम में, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि मैगी से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 25 का, मेरे को एक प्लेट और चाहिए, मुझे एक प्लेट और मैगी खानी है। तो अब लॉजिक समझना, लॉजिक देखो कितना क्लियर है। मैं जैसे ही एक प्लेट और मैगी खाऊंगा, 2 कर दी मैंने, मैगी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 25। तो जैसे ही मैंने मैगी में +1 करा, मेरे ग्राफ पे 25 का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये पॉइंट 100 यूनिट का सेटिस्फेक्शन बता रहा था, तो जैसे ही मैंने मैगी एक और ऐड करी, मेरा सेटिस्फेक्शन 125 पहुंच गया। पर इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए। इंडिफरेंस कर्व तभी बनता है जब सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। देखो हम मान लेते हैं ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक और यूनिट खाया, एक और मैगी लिया, तो मैगी से 25 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मुझे। तो जबरदस्ती में एक और लेते ही मैं यहां पर पहुंच गया 125 में। तो ये तो डायग्राम को मैच ही नहीं करेगा। तो मुझे सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मैं डायग्राम में आगे बढ़ सकता हूं। तो अगर मैंने मैगी एक और खाई है तो मेरे सेटिस्फेक्शन +25 हो गया, तो मुझे बिस्किट छोड़ने पड़ेंगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, कितने पैकेट बिस्किट के छोड़ूं कि मैगी जस्टिफाइड हो जाए? पेट लिमिटेड है, पेट में 100 यूनिट आएंगे, पेट में 100 सेटिस्फेक्शन ही आएगा। तो एक मैगी खाने से 25 बढ़ गए। बिस्किट कितने छोड़ूं, बिस्किट से कितना मिल रहा है, 5। तो 25 हटाने के लिए मुझे 5 पैकेट बिस्किट के कम करने पड़ेंगे, तब जाके मैं वापस 100 पे आ जाऊंगा। 5 पैकेट मुझे बिस्किट के वापस कम करने पड़ेंगे, तब जाके मैं 100 पे आऊंगा, क्योंकि बिस्किट से मिल रहा है 5 का सेटिस्फेक्शन, मैगी से मिल रहा है 25। एक और मैगी खाई तो +25 हो गया, +25 हो गया, 125 हो गया अपना। अब मुझे तो 100 तक रहना था, तो मुझे जबरदस्ती 5 बिस्किट के पैकेट छोड़ने पड़ेंगे। बिस्किट का पैकेट 5 है एक के, तो 5 छोड़े तो कितना, 25 छोड़ गया। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैंने 15 कर दिया इसको, वैसे ही मैं बराबर 100 पे आ गया। हो गया ना, मैगी से 25 मिल रहा है, बिस्किट से 5 मिल रहा है, तो एक मैगी बढ़ाई तो क्या हो गया, 5 बिस्किट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहां देखो 5 1 5:1, यहां तक समझ में आया क्या सबको, क्लियर हो गया? चलो एक और बार आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैगी खानी है। आप बोलोगे सर एक और मैगी खानी है तो 5 बिस्किट वापस छोड़ दो। नहीं, खेल थोड़ा चेंज है। चेंज क्यों है, अब आप 2 पैकेट मैगी के खा चुके हो, 2 पैकेट मैगी के खा गए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे भी तो लगेगा।
यानी कि आप मैगी के 2 पैकेट खा लो और फिर बोलो मैगी से तो सब सेम ही लेवल का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब क्योंकि आप मैगी के 2 पैकेट खा चुके हो, तो अब मैगी से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन 2 पैकेट के बाद कितना हो गया? 25 की जगह 20। कितना हो गया? 25 की जगह 20 हो गया। तो अब अगर एक और मैगी खानी है, 2 से 3 करनी है, तो अब 20 का सैटिस्फैक्शन तोड़ना पड़ेगा। बिस्किट तो अपना 5 का 5 पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिस्किट तो हम कम कर रहे हैं, बड़ा थोड़ा ना कम कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर एक और मैगी खा ली तो 20 का सैटिस्फैक्शन और मिल गया। 5-5 के 4 बिस्किट मुझे छोड़ने पड़ेंगे। ये आ गया नंबर 11, 4:1। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एक और मैगी खानी है। अब मैगी 3 यूनिट हम खा चुके हैं, तब मैगी 20 के बराबर की मिल रही। ठुस गई हमारी मैगी, पेट भरने लग गया हमारा। ठीक है? तो इसी तरीके से एक और मैगी खानी है, तो अब 3 बिस्किट छोड़ने पड़ेंगे। एक और मैगी खानी है, तो अब 2 बिस्किट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? ये धीरे-धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप 3:1, 2:1, 4:1, 3:1, 2:1। ठीक है? आप देख रहे हैं कि ये स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है और इसी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्वेक्स बन गया। अगर ये स्लोप बढ़ता तो हमारा ग्राफ कॉनकेव बनता। इसको अगर ग्राफ पे मैं प्लॉट करूंगा तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। 5 1 4 1 3 1 2 1। देखो ये 5 4 1 3 1 2 1 ये वाला एरिया लगातार कम होता जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना रह गया, फिर इतना रह गया, फिर इतना रह गया। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे एक्स का सेटिस्फेक्शन भी कम हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चक्कर में। समझ में आ गया? इससे आसान कोई नहीं समझा सकता, पहले बता रहा हूं। ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट अलग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको कराया। समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। 2 प्रॉपर्टी हमने सीख ली। पहली नेगेटिव, दूसरा कॉन्वेक्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते या एक दूसरे को काट नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो पहला इंडिफरेंस कर्व मैं 2 तरीके का बनाता हूं। ये है हमारा IC1, इधर भी IC1 ऐसे बना देते हैं IC1। ठीक है? मैं दोनों का कलर चेंज करता हूं तो आपको बेहतर समझ में आए। ये मानते हैं IC2। ठीक है? और इसके अंदर मानते हैं ये ले लेते हैं IC2। तो हमारा पॉइंट क्या है कि ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं। कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। अब लॉजिक देता हूं इसके पीछे, बड़ा सिंपल लॉजिक है, आप उसी लॉजिक को एक्सप्लेनेशन में देंगे। ठीक है? मैं दोनों के ऊपर पहले पॉइंट्स बना देते हैं, ए बी सी। ठीक है? इधर भी बनाते हैं ए बी सी। ठीक है? अब दूसरे बनाते हैं, इस पे लेते हैं चलो डी। ठीक है भाई? थोड़ा अलग हल्का कलर और लेते हैं। भाई इधर आ जाना। हाँ थैंक यू। हाँ ये लिया हमने डी। अबे बी तो सेम ही है, बी तो सेम रह गया। चलो बी को तो छोड़ो फिर, बी तो सेम है। तो ये ले लेते हैं हम ई। ठीक है? इधर भी लेते हैं, ये लेते हैं डी, इसमें भी सेम है, और ये ले लेते हैं हम ई। हमने क्या करा? दोनों पे पॉइंट्स रख दिए। अब इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो अगर मैं IC1 की बात करूं, क्या लिखते हैं मैं IC1 A B C 3 पॉइंट है दोनों ग्राफों में। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कहती है कि A = B = C होना चाहिए। अगर IC2 की बात करें तो IC2 पे पॉइंट है D B और E। तो D = B = E होना चाहिए। लॉजिकली अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये कंडीशन लॉजिकली चलेगी। ठीक है? अब आप देख रहे हो A B के भी बराबर है और D भी B के बराबर है। ये दोनों B के बराबर आ रहे हैं, दोनों B में कॉमन हो गए। ठीक है? तो इन दोनों से हम ये निकाल सकते हैं कि सर इसके हिसाब से तो ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए। होने चाहिए ना? अगर दोनों B के बराबर हैं तो फिर सभी बराबर होना चाहिए। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? हमारे को ना ऐसे ऐसे छोटे थे ना तो बचपन में ना ऐसे मस्ती मजाक करते हैं हमारे। तो एक लड़का बोला कि बोला मेरे को समझ में आ गया। मैंने क्या समझ में आया तेरे को? बोले देखो मैं सर से प्यार करता हूँ, सर अपनी बेटी से प्यार करते हैं।
तो लॉजिकली मैं सर की बेटी से प्यार करता हूँ। लॉजिक बैठ गया ना पूरा का पूरा, ऐसे समझ लिया अपन ने। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना, पर इधर देखो, ये हमारा लॉजिक है कि भाई ए बी के बराबर है और डी भी बी के बराबर है। तो दोनों में बी कॉमन है, तो यानी कि ए डी के बराबर होना चाहिए और सी ई के होना चाहिए। डायग्राम देखो और मुझे बताओ कि क्या ऐसा है? क्या ऐसा चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। ऑब्वियस सी बात, दिख रहा है साहब, डी नीचे है, ए ऊपर है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर इसको लॉजिकली भी अपन करें, तो लॉजिकली इको की भाषा में देखो, ये है हमारा डी और ये है हमारा ए। तो अगर हम बात करें, तो डी पे अगर मैं हूं, तो मैं इतना खा रहा हूं। डी पे अगर मैं हूं, तो मैं इतना खा रहा हूं, वाई इतना खा रहा हूं, एक्स इतना खा रहा हूं। और अगर ए पे चला जाते हैं, एक्स तो उतना का उतना है, वाई बढ़ गया। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे मैं ज्यादा खा पा रहा हूं, तो कैसे पॉसिबल होगा? मैं बोल रहा हूं एक और मोमो खा लूं, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, कैसे पॉसिबल होगा? और एक कंज्यूमर के नजरिए से सोचो कि भाई 100 रुपए में तुझे 4 प्लेट मोमो मिल रहे हैं और 100 ही रुपए में तुझे 6 प्लेट मोमो भी मिल रहा है, तो तू क्या लेगा? आप बोलेगा साहब सेम ही मोमो है ना, बोले सेम है बिल्कुल, तो हम 6 लेंगे, 4 नहीं लेंगे। इसका मतलब 4 छोटा है, 6 बड़ा है। भाई 4 को छोड़ के अगर मैं 6 ले रहा हूं, तो 4 छोटा है, 6 बड़ा है। तो यानी कि 4 और 6 बराबर नहीं हुए। सिमिलरली ए और डी में ए बड़ा दिख रहा है, डी छोटा है, तो कंज्यूमर ज्यादा की तरफ भागेगा, ए की तरफ हमेशा भागेगा। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी कि द कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज हायर बंडल ऑफ गुड। कंज्यूमर हमेशा हायर बंडल की तरफ जाएगा, ज्यादा बंडल की तरफ जाएगा, ज्यादा गुड जहां मिल रहे होंगे वो उसकी तरफ भागेगा। तो यहां पर डी से ज्यादा तो ए में मिल रहा है, तो कंज्यूमर ए की तरफ भाग रहा है। आप एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हो, इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक खराब है, दूसरा अच्छा है। अभी हमने बोला कि ए और डी बराबर है, अब हम कह रहे हैं कि ए अच्छा है, डी खराब है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलर कंडीशन इसमें भी देख लो, ए पे कम है, डी पे ज्यादा है, तो कंज्यूमर इस ग्राफ के हिसाब से डी पे भागेगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो लॉजिक खराब हो गए सारे के सारे। ठीक है? सिमिलरली सी और ई पे भी देखोगे तो वो भी यही केस बोल रहे होंगे। 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी बाकी है। पहला नेगेटिव स्लोप, दूसरा कॉन्वेक्स, और तीसरा दे कांट टच और इंटरसेक्ट। और चौथा पढ़ते हैं अपन, वो है हायर इंडिफरेंस कर्व विल गेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल भाषा में इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा आगे भाग रहा है वो उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे ये मान लो हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व 2, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व 3, ये 3 है। इन तीनों में से जो प्रेफरेंस होगी वो हमेशा ये होगी, यानी इंडिफरेंस कर्व 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। कैसे हुआ सर बताओ ना, कैसे छोटा है? देखो बहुत आसान है, एक पॉइंट लो बराबरी पे, पहले इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इतना खा रहा है, दूसरे इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर उतना तो खा ही रहा है पर उसके साथ साथ और खा रहा है, तो और खा रहा है तो उसको और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो यानी कि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 1 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया। सिमिलर केस में 3 पे वो ए बी सी तीनों का खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये और आगे बढ़ गया। तो जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व एक्सिस से दूर जाता जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? इसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं, जहां पर इंडिफरेंस मैप मतलब एक एक्सिस में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होना। ये लो, ठीक है? जरूरी नहीं है बेटा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि पैरेलल हो, कैसे भी हो सकते हैं, बस टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, जहां पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हो। समझ गए? अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया है तो मान के चलना पूरी माइक्रो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं देगी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट 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 डिफिकल्ट टॉपिक एवर, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता। ठीक है जी? अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये हमारी पुस्तक है, ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगी आपको। कहाँ मिलेगी? आपको एक नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, वहां मिल जाएगी। नंबर क्या है? मेरा ही है, 7690041256। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपको बुक भी मिल जाएगी, पहला चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।